1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। लोकसभा का विघटन, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई अन्य दलों से प्राप्त समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। अपनी स्थिति को मजबूत करने, अन्य राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने तथा अपनी पहल के लिए लोकप्रिय जनादेश प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 1971 में चुनाव हुए। चुनावी गतिशीलता। कांग्रेस के पास गठित संगठनात्मक शक्ति होने के बावजूद कई विपक्षी दलों ने महागठबंधन बनाया, जिसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल शामिल थे। इंदिरा की कांग्रेस सरकार का सीपीआई के साथ गठबंधन था। इंदिरा गांधी ने सफलतापूर्वक महागठबंधन को इंदिरा विरोधी के रूप में स्थापित किया, जिसका जवाब उन्होंने गरीबों के पक्ष में नारे गरीबी हटाओ के साथ दिया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास, भूमि हदबंदी, राजसी विशेषाधिकारों के उन्मूलन जैसी पहलों का समर्थन किया और भूमिहीन मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक महिलाओं, बेरोजगार युवाओं जैसे वंचित समूहों को आकर्षित किया। चुनावी परिणाम। वर्ष 1971 के चुनाव परिणाम चौंका देने वाला था। कांग्रेस और सीपीआई ने 48.4% वोटों के साथ 375 लोकसभा सीटें प्राप्त की। अकेले कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। इसके विपरीत कांग्रेस ओ ने मात्र 16 सीटें जीते। महागठबंधन को 40 से भी कम सीटें प्राप्त हुई, जिससे इंदिरा गांधी के नेतृत्व की पुष्टि हुई और उससे कांग्रेस गुट को भारतीय राजनीति में प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित किया गया। परिणाम और इंदिरा की लोकप्रियता में वृद्धि। चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान संकट भड़क उठा। उसकी परिणति भारत-पाक युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण से हुई। इन घटनाओं ने इंदिरा को लोकप्रियता बढ़ा दी। उन्हें वंचितों की हिमायत और निर्णायक राजनीति के नेता के रूप में चित्रित किया गया। विपक्ष की आवाज़ कम हो गई और उनकी पार्टी ने वर्ष 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लगातार जीत के साथ कांग्रेस का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो गया। कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस ने अपनी प्रमुखता पुनः प्राप्त कर ली, लेकिन यह अपने पुराने अवतार का एक साधारण पुनर्स्थापन नहीं था। पुनर्स्थापित पार्टी मुख्य रूप से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के इर्द गिर्द केंद्रित थी। इससे पहले जैसा मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं था। इसमें अब कई गुट शामिल थे, जिसका अर्थ है कि अलग अलग विचारों के लिए अधिक स्थान नहीं था। नई कांग्रेस ने विशेष रूप से विशिष्ट सामाजिक समूहों की सेवा की, जिससे इसकी अलग पहचान बनी। मूल रूप से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को बहाल किया, लेकिन इनकी प्रकृति को बदल दिया। निहितार्थ क्या रहे? पुनर्गठित कांग्रेस अत्यधिक लोकप्रिय होने के बावजूद विविध तनावों को संबोधित करने की मूल कांग्रेस जैसी क्षमता नहीं रखती थी। जैसे इंदिरा गांधी का प्रभुत्व बढ़ता गया, लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए स्थान सीमित हो गया। इसके कारण विकासात्मक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित अशांति बढ़ती गई, जिससे भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को खतरा पैदा करने वाली आगामी राजनीतिक चुनौतियों का मंच तैयार हुआ। उल्लेखनीय नेता, उनके कार्य की बात करें तो सी नटराज अन्नादुराई 1909 से 1969, 1967 में मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, चर्चित पत्रकार, लेखक और वक्ता। मद्रास राज्य में जस्टिस पार्टी के संबंध। बाद में द्रविड़ कड़गम 1934 में शामिल हुए। 1949 में द्रविड़ मुकेंद्र कड़गम का बतौर राजनीतिक पार्टी गठन किया। द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध तथा हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, राज्यों की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक। एस निजलिंगप्पा 1902 से 2000
वरिष्ठ कांग्रेस नेता, संविधान सभा के विपक्ष के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तत्कालीन मैसूर प्रांत, अब कर्नाटक मुख्यमंत्री, आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध। 1968 से 1971 के दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 समाजवादी नेता एवं विचारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य। मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता। 1963 से 1967 तक लोकसभा सांसद। मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक सदस्य। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान। विचारधारा का संयोजन। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार। पिछड़े वर्गों के आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्पूरी ठाकुर 1924 से 1988, दिसंबर 1970 से जून 1971 और जून 1977 से अप्रैल 1979 के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता, मजदूर और किसान आंदोलन में सक्रिय। लोहिया के प्रबल समर्थक। जेपी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भागीदारी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार के पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले के रूप में पहचान। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रबल विरोधी। के कामराज 1903 से 1975, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के नेता। मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। मद्रास प्रांत के शिक्षा प्रसार करने और स्कूली बच्चों के दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध। के कामराज। वर्ष 1963 में उन्होंने स्वतंत्र प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। वीवी गिरी 1994 से 1980, 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता। सिलोन, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री। उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1967 से 1969। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति इस्तीफा और राष्ट्रपति निर्वाचन में स्वतंत्र प्रत्याशी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इंदिरा गांधी के समर्थन में विजयी। निष्कर्ष रूप में कहें कि 1960 के दशक के अंत 1971 के शुरुआत का समय भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में जाना जाता है, जिसकी विशेषता इंदिरा गांधी के अभ्युदय, अदम्य भावना और रणनीतिक कौशल है। गुटी संघर्ष का सामना, सामाजिक आर्थिक सुधारों का समर्थन। कांग्रेस पार्टी की पहचान को पुनः परिभाषित करके उन्होंने न केवल अपनी स्थिति को मजबूत किया, बल्कि भारत की राजनीतिक विमर्श को भी नया रूप प्रदान किया। हालांकि यहाँ उनके नेतृत्व ने महत्वपूर्ण सुदृढ़ीकरण किया, वहीं इसमें भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के लिए भविष्य में राजनीतिक तनावों और चुनौतियों का भी आधार तैयार किया। प्रमुख घटनाक्रम की बात करें तो मई 1964 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय राजनीति के एक अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू का निधन 1964 में हुआ। 1964 से 1966 नेहरू से शास्त्री तक लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल पदभार संभाला। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उनके प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान की वजह से उनकी पहचान बढ़ी। जनवरी 1966 से मार्च 1970 शास्त्री से इंदिरा गांधी तक। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, जिससे भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत हुई। फरवरी 1967 चौथा आम चुनाव। कांग्रेस पार्टी
को नई चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन वह केंद्र की सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि कई राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वर्ष 1967 के बाद गैर कांग्रेसवाद का उदय। विपक्षी दलों ने गैर कांग्रेसवाद के सिद्धांत के तमाम लामबंद होना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रभुत्व को संयुक्त रूप से चुनौती देना था। फरवरी मार्च 1967 विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस ने कई प्रमुख राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, जिससे भारतीय राजनीति में पार्टी का प्रभुत्व कम हुआ। वर्ष 1967 से 1969 गठबंधन और दल बदल गठबंधन की राजनीति उभरी, जिससे दल बदल का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। 1960 के दशक के अंत कांग्रेस सिंडिकेट के उदय। कांग्रेस के भीतर आंतरिक शक्ति केंद्र, जिसमें सिंडिकेट के रूप में जाना जाता है, प्रभावशाली हो गया और उनका प्राय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ मतभेद देखा गया। 1969 प्रिवी पर्स की समाप्ति। इंदिरा गांधी की सरकार ने पूर्व राज परिवारों के वंशानुगत अधिकारों को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रिवी पर्स को समाप्त करने का साहसिक कदम उठाया। 1971 के चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। अधिकांश पूर्वानुमानों के विपरीत इंदिरा गांधी का कांग्रेस गुट लोकसभा चुनावों में भारी विजय के साथ फिर सत्ता में आया, जिससे भारतीय राजनीति में पार्टी की प्रमुख स्थिति पुनः स्थापित हो गई। महत्वपूर्ण शब्दावली सिंडिकेट। 1960 के दशक के दौरान कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख समूह प्रिवी पर्स पूर्व रियासती शासकों को दी जाने वाला अनुदान या भत्ता। कांग्रेस के विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला गुट। कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेतृत्व वाला गुट। पूर्वी पाकिस्तान संकट। वर्ष 1971 में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संकट, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भूमि जोत पर ऊपरी सीमा लगाने की नीति। संवैधानिक लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली जिसमें कानून संविधान पर आधारित होते हैं। नेताओं का निर्वाचन लोगों के द्वारा किया जाता था। समाजवादी सिद्धांतों को इंगित करने वाली नीतियों और कार्य जो प्राय इंदिरा गांधी के शासन से संबंधित था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। स्वतंत्रता पश्चात भारत की लोकतांत्रिक यात्रा चुनौतीपूर्ण रही, जिससे इसकी विविध आबादी के लिए कई समस्याएं और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। वर्ष 1967 के बाद का समय, जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी के नेतृत्व द्वारा चिन्हित है, भारत के लोकतंत्र के परिचालन और जटिलताओं का एक प्रतीक है। यह अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकटों का सामना करता है, जो आपातकाल की घोषणा, इसके निहितार्थ और आपातकाल के बाद राजनीतिक परिदृश्य और इस युग के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के संदर्भ पर गहराई से प्रकाश डालता है। आपातकाल की पृष्ठभूमि। वर्ष 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो परिवर्तन आ रहे थे, उनके विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस काल में इंदिरा गांधी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरी। इस काल में दलगत प्रतिस्पर्धा कई ज़्यादा तीखी और ध्रुवीगत हो चुकी थी। इस अवधि के न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलों को संविधान के विरुद्ध माना। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि न्यायालय का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस की टूट में से इंदिरा गांधी और उसके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे हो गए। भारत ने 1970 के दशक में आरंभ का आर्थिक संदर्भ। कांग्रेस के राजनीतिक वादे। वर्ष 1971 में कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस नारे के बावजूद वर्ष 1971 से 72 के बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ।
आर्थिक चुनौतियाँ, बांग्लादेश संकट और उसके परिणाम स्वरूप लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए। उसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। अमेरिकी सहायता बंद। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता बंद कर दी। वैश्विक तेल मूल्य वृद्धि। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। 1971 में कीमतों में 71% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। घरेलू आर्थिक संघर्ष, औद्योगिक एवं रोजगार संबंधी चुनौतियां। इस अवधि में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में ठहराव तथा बेरोजगारी में वृद्धि देखी गई। सरकार के मितव्ययी संबंधी उपाय। सरकार ने कर्मचारी के वेतन पर रोक लगा दी जिससे कर्मचारियों में व्यापक असंतोष फैल गया। कृषि संबंधी असफलताएं। 1972 से 73 में मानसून की विफलता के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 8% की गिरावट आई। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाएं। समान असंतोष। आर्थिक मंदी के कारण देश में असंतोष की व्यापक भावना देखी गई। विद्यार्थियों का विरोध। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में विद्यार्थी अशांति इस अवधि के दौरान तीव्र हो गई। चरमपंथी गुटों का उदय। संसदीय राजनीति पर संदेह करने वाले मार्क्सवादी समूहों ने गति पकड़ी। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। गुजरात और बिहार में आंदोलन तथा राष्ट्रीय राजनीति पर उनका प्रभाव। गुजरात में आंदोलन। प्रारंभिक विरोध। 1974 के जनवरी माह में गुजरात में विद्यार्थियों के खाद्यान्न, तेल संकट और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का उग्र रूप। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो गईं। इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे। कांग्रेस संगठन के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव कराए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। परिणामस्वरूप विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। बिहार में आंदोलन की शुरुआत मार्च 1974 में बिहार के विद्यार्थियों की महंगाई, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण जेपी की भागीदारी। विद्यार्थियों ने जेपी के आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, जो एक सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ थे और अब सामाजिक कार्यकर्ता बन गए थे। वे अहिंसा और बिहार से परे व्यापक दायरे की शर्तों का सहमत हुए। विकसित प्रकृति। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन ने राष्ट्रीय अपील और राजनीतिक चरित्र प्राप्त किया, जिससे समाज के सभी वर्गों की प्रतिभागी शामिल थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें उन्हीं के शब्दों में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद, हड़ताल का एक सिलसिला चल रहा था। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। राष्ट्रीय प्रभाव विस्तार की महत्वाकांक्षाएं। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तृत हो। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। 1975 में जेपी ने संसद तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व किया, जो राजधानी के इतिहास में सबसे बड़े मोर्चों में से एक था। राजनीतिक समर्थन। जेपी को
विभिन्न गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों जैसे भारतीय जनसंघ कांग्रेस और भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। हालांकि जेपी के तरीकों और आंदोलन की रणनीति को लेकर आलोचनाएं भी हुई। आंदोलन की धारणा गुजरात और बिहार दोनों आंदोलन को कांग्रेस विरोधी माना गया। राज्य सरकारों के विरोध के बजाय उन्हें इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ विरोध के रूप में देखा गया। इंदिरा गांधी का मानना था कि आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। 1974 में रेल हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी रेलवे हड़ताल का आह्वान किया। यह हड़ताल बोनस और सेवा शर्तों की मांग के जवाब में थी। हड़ताल ने श्रमिक अशांति के माहौल को और बढ़ा दिया, जिससे श्रमिकों के अधिकारों पर प्रश्न उठने लगा। सरकार ने हड़ताल को अवैध घोषित किया, जिसके कारण 20 दिनों के बाद बिना किसी समझौते का हड़ताल समाप्त हो गई। न्यायपालिका से संघर्ष और इसके निहितार्थ, संवैधानिक विवाद, संसद बनाम न्यायपालिका, 3 प्रमुख संवैधानिक मुद्दों पर लंबे समय से असहमति थी। मौलिक अधिकारों को कम करना, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद उन अधिकारों को कम नहीं कर सकती है। संपत्ति का अधिकार, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान में इस तरह के संशोधन नहीं कर सकती जिसके अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकारों को कम किया जा सके। नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए संशोधन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के पक्ष में मौलिक अधिकारों को कम करने की अनुमति देने वाले संविधान में संसद के संशोधन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया। केशवानंद भारतीवाद और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति महत्व कह रहा है। इस महत्वपूर्ण मामले के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं ऐसी हैं जिसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। वर्ष 1973 का विवाद केशवानंद भारती मामले में निर्णय के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया। सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा का पालन करने की बजाय सरकार ने 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अनदेखा कर दिया और न्यायमूर्ति A.N. रे को नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों को वरिष्ठता की अनदेखी का इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के कदम के विरुद्ध निर्णय दिया। राजनीति और व्याख्याओं का विलय। ऐसे में संविधान की व्याख्या राजनीतिक विचारधाराओं से बड़ी तेजी से एकजुट हुई। जो लोग प्रधानमंत्री के नज़दीक थे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की ज़रूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका के विचारों के अनुकूल आचरण करे। इंदिरा गांधी के निर्वाचन का निर्णायक फैसला। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। आपातकाल की घोषणा 1975 का संकट और उसके निहितार्थ क्या थे। इंदिरा गांधी का निर्वाचन अवैध घोषित। 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को उनके चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग के कारण शून्य घोषित किया। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस निर्णय को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। राजनीतिक टकराव। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इस दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। आपातकाल की घोषणा। आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए सरकार ने 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 लागू किया, जिससे संघ में शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा। प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया। प्रेस सेंसरशिप लागू की। प्रमुख समाचार पत्रों की कार्यालयों की बिजली काट दी गई। आपातकाल के प्रभाव। राजनीतिक आंदोलन रुक गए और कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई। सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और जमात-ए इस्लामी जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। नागरिकों ने मौलिक अधिकारों, जिसमें उनकी बहाली के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करना शामिल था, निलंबित कर दिया। निर्वाचन
निवारक विरोध के तहत कई लोगों को बिना कोई अपराध किए केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक विवादास्पद निर्णय ने नागरिकों से उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लिया। प्रतिरोध के कार्य की बात करें तो असहमति के विभिन्न कृत्यों में समाचार पत्रों द्वारा रिक्त स्थानों को प्रदर्शित करना, भूमिगत समाचार पत्र निकालना, लेखकों द्वारा पुरस्कार लौटाना तथा सरकार के विरुद्ध भूमिगत विरोध प्रदर्शन शामिल थे। संवैधानिक परिवर्तन सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किए कि प्रधानमंत्री जैसे प्रमुख पदों के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। 42वें संविधान संशोधन के तहत हुए विभिन्न संशोधनों में देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष करना था। आपातकाल में सबक क्या रहा कि लोकसभा का लचीलापन। आपातकाल में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि यद्यपि भारत के लोकतंत्र का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करना कठिन है। संवैधानिक स्पष्टीकरण। आंतरिक आपातकाल की घोषणा के लिए अधिक कठोर शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल के बाद के प्रावधानों को संशोधित किया गया। नागरिक स्वतंत्रता का मूल्य। आपातकाल ने नागरिक स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया, जिसके बाद न्यायपालिका और विभिन्न संगठनों ने सक्रिय रूप से उनकी रक्षा करने का प्रयास किया। लंबित मुद्दे। लोकतांत्रिक शासन और राजनीतिक विरोध के बीच संतुलित विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आपातकाल ने दिखाया कि कैसे पुलिस और प्रशासन को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मुद्दा आपातकाल के बाद भी जारी रहा। आपातकाल के बाद की राजनीति। आपातकाल 1977 के चुनाव से सबक। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, लोकसभा के चुनावों की घोषणा हुई। उत्तर भारत में वर्ष 1977 के चुनाव ने आपातकाल के ऊपर जन्म संग्रह के समान कार्य किया। जनता का निर्णय आपातकाल के विरुद्ध था, जिससे भारत की लोकतांत्रिक नींव और मजबूत हुई। इससे जो सबक मिला वह यह था कि लोकतंत्र विरोधी मानी जाने वाली सरकारों को मतदाताओं की कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। लोकसभा के चुनाव 1977 का अवलोकन। 18 महीने का आपातकाल 1977 के जनवरी माह में सरकार के चुनाव कराने का निर्णय लिया और प्राथमिक विपक्षी दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस के कुछ नेता ने आपातकाल के खिलाफ इस पार्टी में शामिल हुए। चुनाव आपातकाल की गैर लोकतांत्रिक प्रकृति जिससे जुड़ी जातियों के इर्द गिर्द केंद्रित था। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकतंत्र की कुल 542 सीटों में 330 सीटें मिली। कांग्रेस केवल 154 सीटें ही जीत पाई। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी की महत्वपूर्ण हार भी शामिल थी। हालांकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कई सीटों पर अपना कब्जा तथा दक्षिण भारत पर अपना दबदबा बनाए रखा। चुनाव परिणामों में विविधता के कारण क्या थे? आपातकाल का सबसे कठोर प्रभाव उत्तरी राज्यों में महसूस किया गया। समय के साथ उत्तर भारत की मध्यम जातियाँ कांग्रेस से दूर होने लगी और जनता पार्टी के साथ जुड़ गईं। इस प्रकार वर्ष 1977 के चुनाव केवल आपातकाल के बारे में नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों से संबंधित थे। जनता पार्टी की सरकार। चुनाव के बाद जनता पार्टी का परिदृश्य आंतरिक विभाजन से चिन्हित था। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, लेकिन नेतृत्व संघर्ष जारी रहा। आलोचकों का मानना था कि जनता पार्टी में स्पष्ट दिशा, नेतृत्व, सुसंगत कार्यक्रम का अभाव था। आंतरिक संघर्ष के बाद जनता पार्टी विभाजित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 1980 में एक और चुनाव हुए। इसमें जहां इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का शानदार बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। विरासत। वर्ष 1970 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस एक अधिक विचारधारा से प्रेरित पार्टी के रूप में विकसित हुई, जिससे समाजवाद, गरीबी हितैषी नीतियों पर जोर दिया। विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद के तहत एकजुट हुए और गैर कांग्रेसी वोट में विभाजन को रोकने की कोशिश की। अन्य पिछड़ी पार्टियों का कल्याण वर्ष 1977 के बाद एक प्रमुख राजनीतिक विषय बन गया, जिससे
जिससे मंडल आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपातकाल और उसके आसपास की घटनाओं ने भारत में संवैधानिक तथा राजनीतिक दोनों तरह के संकटों को उजागर किया। संसदीय लोकतंत्र के भीतर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की भूमिका के इर्द गिर्द एक महत्वपूर्ण चर्चा उभरी, जो संस्था प्रचलित लोकतंत्र और सहज लोकप्रिय भागीदारी के बीच संभावित तनाव का संकेत देती है। उल्लेखनीय नेता उसके कार्य की बात करें तो उनके कार्य अनेक प्रारंभिक वर्षों में जयप्रकाश नारायण एक कट्टर मार्क्सवादी थे, जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी दोनों के महासचिव की भूमिका निभाई। वर्ष 1942 में 42 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनके नायक के रूप में पहचाना गया। उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वर्ष 1955 के बाद उन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाते हुए स्वयं को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया। उन्होंने भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत की, कश्मीर में शांति पहल का नेतृत्व किया, चंबल में डकैती के आत्मसमर्पण की योजना बनाई। बिहार आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने कार्यकाल के विरोध का प्रचार का प्रतीक बना। जनता पार्टी की गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोरारजी देसाई एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी, एक प्रखर गांधीवादी नेता थे। उन्होंने खादी, प्रकृति चिकित्सा और शराबबंदी का जोरदार प्रचार किया। उनका नेतृत्व कौशल तब स्पष्ट हुआ जब उन्होंने वर्ष 1967 से 1969 तक बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री और तत्पश्चात उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ गुट में शामिल हुए। वर्ष 1977 में राजनीतिक जीवन के शिखर को प्राप्त करते हुए गैर कांग्रेसी दल में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बने मोरारजी देसाई। उनका जन्म 1896 से 1995 में हुआ। चौधरी चरण सिंह एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उत्तर प्रदेश के राजनीति में गहराई से जुड़े हुए थे। ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में उन्नति के कट्टर समर्थक, उन्होंने वर्ष 1967 में भारतीय क्रांति दल की स्थापना करने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उनके नेतृत्व क्षमता तब और निखर कर सामने आई जब वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे वर्ष 1977 में जनता पार्टी के निर्माण में मूल व्यक्ति थे, जहां उन्होंने 1977 से 1979 के बीच उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका निभाई। उन्हें लोकदल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जगजीवन राम 1908 से 1986। जगजीवन राम एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के एक प्रमुख कांग्रेस नेता के रूप में उभरे। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई मील के पत्थर शामिल थे, जिससे वर्ष 1977 से 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करना। वर्ष 1952 में अपने निधन तक लगातार संसद सदस्य बने रहना शामिल था। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मंत्रालय में श्रम मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1952 से 1977 तक कई मंत्री पद संभाले। उनके अपने राजनीतिक प्रयासों के अलावा वे अपनी विविधतापूर्ण खोज और असाधारण प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहें तो 1960 से 70 के दशक में उत्तरार्ध में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट भारत की राजनीतिक परिदृश्य की कमजोरियों और मजबूतियों पर एक गहरा अनुभव रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व, आपातकाल की घोषणा, उसके बाद की घटनाओं की विशेषता वाला यह दौर देश की उभरती राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की दृढ़ता, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नागरिकों की अटूट भावना और इस अवधि के दौरान उल्लेखनीय नेताओं की भूमिकाओं ने आने वाले वर्षों में राजनीतिक विमर्श को आकार दिया। जैसे जैसे भारत विकसित होता जा रहा था, ये घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रति सतर्कता, भागीदारी, प्रतिबद्धता की आवश्यकता की एक मार्मिक याद दिलाती हैं। विशिष्ट घटनाक्रम में बात करें तो 1967 में इंदिरा गांधी एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता के रूप में उभरी। 1971 में इंदिरा गरीबी हटाओ कांग्रेस एक प्रमुख चुनावी नारा बन गई। 1972 से 73 में मानसून की विफलता के कारण कृषि
उत्पादकता में कमी आई। 1974 में गुजरात और बिहार के विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल, 1975 में इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित हुआ, आपातकाल की घोषणा हुई। 1976 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी की चुनौती न देने की क्षमता पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 1977 में लोकसभा चुनाव, जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में लौटी। महत्वपूर्ण शब्दों की बात करें तो आपातकाल ऐसी स्थिति जिसमें कार्यकारी शक्ति का विस्तार किया जाता है। विशेषतः राष्ट्रीय संकट के दौरान गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया नारा और नीति, जिसका अर्थ है गरीबी को कम करना। राष्ट्रपति शासन की ऐसी स्थिति जिसकी राज्य विधानसभाएं निलंबित कर दी जाती, केंद्र सरकार इसे लोकतंत्र नियंत्रण में ले लेती। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रयोग किया गया एक शब्द जिसमें वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन का आह्वान किया गया। केशवानंद भारतीवाद एक ऐतिहासिक मामला जिसने स्थापित किया कि संसद संविधान की बुनियादी विशेषताओं, मूल ढांचे के संशोधन नहीं कर सकती है। आंतरिक अशांति के कारण घोषित आपातकाल का एक प्रकार, जनता पार्टी आपातकाल और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का विरोध करने वाला एक राजनीतिक गठबंधन। लोकदल, चौधरी चरण सिंह द्वारा स्थापित एक राजनीतिक दल। भूदान आंदोलन, आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन। मंडल आयोग, भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए स्थापित एक आयोग। प्रिंट सेंसरशिप, मीडिया संसाधनों द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की जाने वाली सामग्री पर सरकार का नियंत्रण या दमन। संसदीय लोकतंत्र, सरकार का एक रूप जहां कार्यकारी शाखा विधायिका से वैधता और जनादेश प्राप्त करती है। निवारक विरोध, मुकदमे से पहले आरोपी व्यक्ति को कैद करने की प्रथा। संवैधानिक संकट, एक ऐसी स्थिति जिसे संविधान की शासी निकाय हल नहीं कर सकते। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, राष्ट्र निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक बार में और हमेशा के लिए प्राप्त किया जा सके। इसे प्राप्त करने के समय के साथ कई कुछ पुरानी चुनौतियां भी सामने आईं जिसका कभी पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सका। 1980 के दशक में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने स्वायत्तता के लिए अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करना शुरू किया था, जो कभी कभी भारतीय संघ के भारतीय संघ के ढांचे के बाहर थी। इन आकांक्षाओं में लंबे संघर्ष और लोगों द्वारा आक्रामक सशस्त्र दावे, सरकार का दमन और विशेष रूप से असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक चुनाव प्रक्रियाओं का पतन इत्यादि शामिल था। इस अध्याय में हम इसमें संबंधित विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्षेत्र और राष्ट्र, 1980 के दशक में स्वायत्तता के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं के उदय के दशक के रूप में देखा जा सकता है, जो संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार और विभिन्न आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समूहों के मध्य समझौतों के माध्यम से संपन्न हुआ। वार्ता तथा समझौतों की यह यात्रा हमेशा उथल-पुथल भरी और सामान्य स्थितियों में हिंसक रही। भारत का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विविधता के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण विविध यूरोपीय देशों में अपनाए गए दृष्टिकोणों से भिन्न रहा, जहाँ वे सांस्कृतिक व्यवस्था को राष्ट्र के ऊपर खतरा मानते थे। भारत में विविधता के प्रश्न पर एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया कि भारतीय राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने के अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के सिद्धांत को संतुलित करने का प्रयास किया। लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है और उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। यह विभिन्न दलों और समूहों को अपनी क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा और विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर लोगों को संबोधित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीति के दौरान क्षेत्रीय आकांक्षाएं मजबूत होती हैं। साथ ही इसका यह भी अर्थ है कि नीति निर्माण प्रक्रिया
में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान और समायोजन किया जाएगा। कभी कभी राष्ट्र एकता की चिंता क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर हावी हो सकती है। अन्य समय में केवल क्षेत्र की चिंता हमें राष्ट्र की बड़ी ज़रूरतों के प्रति अधिक अंधा बना सकती है। तनाव के दौरे आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश के विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसी कई चुनौतियों को से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यटकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। अलग राज्य की मांग स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर का मुद्दा सामने आया, जो न केवल भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष बल्कि कश्मीर के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी प्रश्न था। नागालैंड, मिजोरम ने भारत से अलग होने की मांग को लेकर मजबूत आंदोलन हुए। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन कुछ समूहों में अलग देश की मांग के कुछ समय तक विचार किया। आंतरिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण, तमिलनाडु में हिंदी को देश की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध प्रदर्शन हुए, जबकि उत्तर में हिंदी के पक्ष में जोरदार आंदोलन हुए, जिससे हिंदी को तुरंत आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ने भाषाई राज्यों के गठन के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में भाषाई राज्यों के गठन के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए अलग राज्य के लिए आंदोलन करना शुरू किया। इसकी मांग को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तरांचल और झारखंड राज्य बनाए गए। द्रविड़ आंदोलन उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है। यह आंदोलन भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व वर्ग में एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, परंतु आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक चर्चाओं और चुनावी मंच का ही प्रयोग किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक EV रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन में एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कड़गम का सूत्रपात हुआ। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता तथा उत्तरी भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता है। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संघर्ष में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिण राज्यों के समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। बाद में द्रविड़ कड़गम 2 भागों में बट गया। आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के हाथों में केंद्रित हो गया। 1953-54 के दौरान DMK ने तीन सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन में 3 मांगे थी। पहली, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उनके विरोध को प्रकट करती थी। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। DMK हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थी। 1965 में हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने DMK को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद DMK को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। DMK संस्थापक C. अन्नादुराई के चुनाव के मृत्यु के बाद
दलों को दो भागों में विभाजित किया, दो भागों में विभाजित हो गए। इसमें एक दल मूल नाम यानी कि डीएमके से लेकर आगे चला, जबकि दूसरा दल स्वयं को ऑल इंडिया अन्न द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का वास्तविक हकदार बनाता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दल 4 दशकों में दबदबा बना रहा है। इसमें से एक दल 1996 में केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा। 1990 के दशक में एमडीएमके मरुमलर्ची द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम और पीएमके पट्टाली मल्लकम कच्ची और डीएमके के देसाई मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम जैसी कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में अन्य सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में रखा। एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा, सीमा पार आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी। परिणाम स्वरूप इनके दीर्घकालिक आंतरिक और बाह्य प्रभाव सामने आए। कई लोग मारे गए, जिसमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षाकर्मी, उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ था। जम्मू कश्मीर इनमें छोटी पहाड़ी मैदानी भाग, इसमें से मुख्य रूप से हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। कश्मीर क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से कश्मीर घाटी शामिल थी, जहां रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध और अन्य थे। लद्दाख क्षेत्र, यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, जिसकी जनसंख्या बहुत कम, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान थे। समस्या की जड़ें, विभाजन और आक्रमण। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर एक राजसी रियासत थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी, परंतु उस रियासत के लोगों ने उसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। राज्य ने नेशनल कॉन्फ्रेंस दल के नेता शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन राजशाही से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से कामयाबी घुसपैठ भेजे। इसमें महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। विलय, भारत ने सैनिकों सहायता दी, कश्मीरी घाटी में घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया। दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव के मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला पाकिस्तान को अपने वे सभी नागरिक जो पाकिस्तान में घुसपैठ थे वापस बुलाए। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी सेना कम करनी, जिससे कश्मीर में कानूनी व्यवस्था बने। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। अनंतिम स्वायत्तता। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। बाह्य और आंतरिक विवाद। बाहर से पाकिस्तान ने हमेशा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होनी चाहिए। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबीलाई हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का
एक हिस्सा पाकिस्तान नियंत्रण में आ गया। हालांकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके भारतीय क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान अवैध कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में आज़ाद पाकिस्तान कहता है। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू कश्मीर से बाहर लोगों का एक वर्ग जो विश्वास करता है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत में पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता। इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। दूसरे वर्ग अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं। उनकी 3 मुख्य शिकायतें थी। पहली है कि कबीलाई हमले से उत्पन्न परिस्थितियां सामान्य होने पर विलय मामला राज्य के लोगों के विचारों के लिए देने का वायदा अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरी यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा किए गए विशेष संघीय दर्जा व्यावहारिक रूप से कम कर दिया गया। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरी यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसा जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। 1948 में से राजनीति राज्य और केंद्र की बीच संघर्ष। 1948 के प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिससे सामान्य जन को लाभ पहुंचा, परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पद से हटा दिया गया। कई वर्षों तक कैद में रखा गया। उनके बाद कई सरकारों को उनका लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। वह राज्य में शासन चला पाए जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। 1953 से 1974 के बीच अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला रहित एक भाग कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में कांग्रेस में मिल गए। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर मामले सामने आए। इसी बीच 1965 में जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ, वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुनरुद्धार। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया जिससे 1970 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उसके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग हुआ एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है तब पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को तैयार हो गई। 1987 के विधानसभा चुनाव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में भारी जीत प्राप्त हुई तथा फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। यह व्यापक रूप में माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही हैं। इसमें कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद से
उग्रवाद से उठने में गहरा गया। उग्रवाद और उसके बाद 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीर राष्ट्र बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से नैतिक, आर्थिक, सैन्य समर्थन मिला। कई वर्षों तक राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। 1990 के बाद जम्मू कश्मीर के विद्रोहियों तथा सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए, जिससे फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनी। 2002 और उसके बाद पुनर्गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार में मुखिया रहे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने, जो जुलाई 1908 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्हें जिससे अपना चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और गठबंधन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई समस्या का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में पुनः चुनाव हुए, जिससे PDP के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में BJP के साथ एक गठबंधन सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली एक आतंकवादी घटनाएं हुई। जून 2018 में BJP द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख बना दिया गया। उसके बाद जम्मू और कश्मीर को विधानसभा वाली राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े परिवर्तन आए। इस प्रांत में सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली। बाद में कुछ हिस्सों में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य अलग कर दिए गए। पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया। पंजाब के छोटे से हिस्से में सिख बहुसंख्यक थे। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। राजनीतिक संघर्ष पंजाब के सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने राज्यसभा जहां 1967 और उसके बाद 1970 में सरकार बनाई। सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी रही, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। जिसमें पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं हुआ। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग की धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हों या हिंदू, अकालियों ने कहीं ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 में आनंदपुर साहिब ने हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों ने बोलबाला, प्रभुत्व या वर्चस्व का ऐलान किया। यह प्रस्ताव भारत में संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है।
कुछ वर्ष बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्य के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं ने एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। हिंसा का चक्र आंदोलन के उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 में कि जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्यवाही से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची, जिससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत के बाहर उसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धार्मिक विश्वास पर हमला माना। कुछ और त्रस्त घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना के शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज़्यादा की तादाद सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। कुछ सिख परिवारों में कोई भी पुरुष ना बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। 20 वर्ष पश्चात 2005 में संसद ने अपने एक वक्तव्य में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इन हत्याओं पर खेद व्यक्त किया और सिख विरोधी हिंसा के लिए राष्ट्र से माफ़ी मांगी। शांति का मार्ग 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं ने वार्ता की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाला के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोनावाला समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। पंजाब समझौता इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद के प्रभावित लोगों के मुआवजे देने या उनके साथ बेहतर व्यवहार करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। बहरहाल पंजाब के समझौते के बाद भी अमन आसानी से कायम नहीं हुआ और लगभग एक दशक तक हिंसा का चक्र चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्यवाही में मानवाधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र को अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। उग्रवाद सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस कार्यक्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब की शांति बहाल हुई। 1977 में अकाली दल, बादल और भाजपा के गठबंधन से बड़ी विजय मिली। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक
इसके सवाल प्रमुख हो उठे। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई। इस क्षेत्र में देश के कुल 4% आबादी निवास करती थी। 42 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती थी। इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती थी तथा यह इलाका भारत के लिए एक तरह के दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। 1947 से परिवर्तन पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का एक बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को 1972 में मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 से भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत में शेष भागों के एकदम अलग थलग पड़ गए जिसका इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा। भारत के शेष भागों से अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास का ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपनी ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ पड़ोसी राज्यों और देशों ने अपने आने वाले शरणार्थियों के कारण इसकी जनसंख्या की संरचनाओं में बड़ा बदलाव आया। विभिन्न प्रकार की मांगे, पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस बात का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना जैसा कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल परिस्थिति पैदा की। ऐसे पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी बेहतरीन किस्म की मांग उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीतिक संबंधी 3 प्रमुख मुद्दे प्रभावी हैं। स्वायत्तता की मांग, अलगाववाद के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। स्वायत्तता की मांग, स्वतंत्रता काल में मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उस पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। बड़े राजनीतिक समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्रिब्यूनल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कई ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। आखिरकार एक जाति राज्य की जगह असम को विभाजित कर कई जनजाति राज्य बने। केंद्र सरकार ने असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग समाप्त नहीं हुई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी, दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। कई मामलों में ऐसा हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी बताई। कार्बी दिमसा समुदायों ने जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। अलगाववादी आंदोलन, स्वायत्तता की मांगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। किंतु जब कुछ समूहों ने अलग मांग की तो यह समस्या विकट हो गई। मिजो हिल्स आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र की असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है।
1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंधन करने में कामयाब रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट MNF बनाया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने भारतीय सेना और मिजो विद्रोही के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई शुरुआत की। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ने मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने दिया। 2 दशकों के बाद चले बगावत ने हर क्षेत्र को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व में समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान ने निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ वार्ता शुरू की। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसे कुछ विशेष अधिकार दिए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने के लिए राजी हो गए और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। नागालैंड अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने एक तबके ने 1951 में स्वयं को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया। मिजो ने केंद्र सरकार से वार्ता के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौता पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोही तबकों ने इस समझौते को नहीं माना। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। पूर्वोत्तर के बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए। इसमें एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें बाहरी समझती और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्य और किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसर और राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। 1979 से 1985 के दौरान बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुआ। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में भावना घर कर गई कि इन विदेशियों लोगों को पहचान कर अपने देश से नहीं भेजा तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। असम में तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 1979 में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन AASU ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू एक छात्र संगठन था। इसका जुड़ा किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। विदेशी विरोधी आंदोलन। आसू का आंदोलन अवैध प्रवासियों, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों प्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे और उन्हें बाहर से असम में भेजा गया। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की कोशिश की गई। सिक्किम का विलय। स्वतंत्रता के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। इसका अर्थ है कि तब सिक्किम भारत का अंग
अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा विदेशी मामले की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ की राजा चोंग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कामगार साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता के लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सके। सिक्किम की आबादी एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में भाव घर कर गया कि चोंग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोंग्याल विरोधी दोनों समुदायों ने नेताओं ने भारत सरकार की मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन प्राप्त किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ। इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह दल सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में था। सिक्किम विधानसभा से पहले भारत में सह प्रांत बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम को पूर्ण विलय की बात कही गई। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम को जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोधों को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। चोग्याल ने इस निर्णय को नहीं माना। उनके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने और तथा बल प्रयोग के आरोप लगाया। बहरहाल भारत संघ के सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। इसका कारण ये उनका मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका। शांति समझौते पर हस्तक्षेप। 6 वर्ष की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू नेताओं के साथ वार्ता की, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के वर्षों में असम आए उनकी पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। राजनीतिक बदलाव। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर स्वयं को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ सत्ता में आई कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। आव्रजन अभी एक मुद्दा है। असम समझौते से शांति कायम हुई। प्रदेश की राजनीति के चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बाहरी का मामला अब भी असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति में जीवंत है। यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि जहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। 1980 के बाद के दौर में भारतीय राजनीति निरंतर तनाव के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांग से संतुलन बनाने का प्रयास करती रही। इन उदाहरणों से सीख में क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड के क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी। स्पेन में वास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांग की। लोकतांत्रिक वार्ता। इन मुद्दों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या का सम्मानने के बजाय सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलन के साथ समझौता किया। इसमें एक ऐसा समझौता हुआ जिससे कई क्षेत्रों में मौजूद तनाव को कम किया। सत्ता का बंटवारा। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों समूहों को क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी काफ़ी नहीं है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उनके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नीति के निर्धारण से
क्षेत्रों की बातों पर गौर किया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय असंतुलन आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय भेदभाव की भावना में योगदान देता है। क्षेत्रीय असंतुलन भारत के विकास के अनुभव का एक तथ्य है। यहाँ कुछ राज्य गरीब बने रहे और अन्य तेजी से विकास करते रहे। इससे क्षेत्रीय असंतुलन और अंतर क्षेत्रीय पलायन होता रहा। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता हमारे संविधान निर्माता विविधता के सवालों से निपटने में दूरदर्शी थे। यद्यपि अधिकांश राज्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, फिर भी कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। संविधान की 6ठी अनुसूची विभिन्न जनजातियों को अपनी प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने की पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करती है। भारत में संवैधानिक ढांचा बहुत अधिक लचीला है और समायोजनात्मक है। इसलिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। गोवा की मुक्ति वर्ष 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा दमन द्वीप में अपना शासन हटाने से मना कर दिया। यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन के नियंत्रण में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया। उसने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा, बलात् धर्म परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत आंदोलन चला। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेज दी। 2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा दिया। जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके की मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवा निवासी गोवा की पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकण भाषा के लिए भी उनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड ओवन पार्टी UGP ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं या अलग बने रहना चाहते थे। इसी विषय पर सरकार ने जनता की इच्छा जानने की जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना। अंततः 1987 में गोवा संघ का एक राज्य बना। उल्लेखनीय नेता के कार्य की बात करें तो पेरियार 1979 से 1973 उनके पेरियार के नाम से प्रसिद्ध 19 स्वरणवाद के प्रबल समर्थक, जाति विरोधी आंदोलन, द्रविड़ अस्मिता के उद्धारक, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में असमान आंदोलन के जनक, 1925 में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता, द्रविड़ कड़गम की स्थापना, हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध, उत्तर भारतीय लोग और ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आ रहे हैं, इस मत का प्रतिपादन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1905 से 1982 जम्मू कश्मीर के नेता, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक, राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर पाकिस्तान का विरोध, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री 1947 में रहे। भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास 1953 से 1964, पुनः कारावास 1965 से 1968 और 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता और राज्य के मुख्यमंत्री के पद का आरोहण हुए। मास्टर तारा सिंह 1885 से 1967 ईस्वी, प्रमुख सिख धार्मिक और राजनीतिक नेता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शुरुआती नेताओं में से एक, अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन
के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ गढ़ हुए समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी। स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य की निर्माण के समर्थक थे। संत हरचंद सिंह लोनावाला 1932 से 1985 सिखों के धार्मिक राजनीतिक नेता। छठे दशक के दौरान अकाली नेता के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 1980 के अकाली दल के अध्यक्ष अकालियों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समझौता। अज्ञात सिख युवक द्वारा हत्या की गई। लाल डेंगा 1937 से 1990 ईस्वी मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता। 1959 में अकाल के बाद विरोधी बन गए और भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौते पर हस्ताक्षर और नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे। अंगामी जापू फिजो 1904 से 1990 नागालैंड की आज़ादी के आंदोलन के नेता। नागा नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष। भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत। पाकिस्तान में शरण ली। जीवन के अंतिम 3 दशक ब्रिटेन में गुजारे। काजी लेंदुप दोराई खांग सरपा 1904 में सिक्किम में लोकतंत्र स्थापना आंदोलन के नेता। सिक्किम प्रजामंडल और सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना। चुनावों के विलय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक। एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ। राजीव गांधी 1944 से 1991 ईस्वी 1984 से 1989 के बीच प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के पुत्र और 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय। पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों और असम के छत्र संघर्ष से समझौता। खुली अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक। सिंघली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार से अनुरोध पर श्रीलंका भेजा। संदिग्ध लिट्टे आत्मघाती हमला द्वारा हत्या हो गई। निष्कर्ष रूप में राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसे रातों रात पूरी नहीं की जा सकती है। भारत के विभिन्न हिस्सों के क्षेत्रीय मांगें और विविधताएं एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। कई प्रांतों ने देश की आंतरिक सीमाओं को पार कर इन चुनौतियों का सामना किया, फिर भी इन समस्याओं का समाधान हमेशा संभव नहीं हुआ। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस मुद्दे से हमें जो परिस्थितियां और अस्थिरताएं मिली हैं, वे न केवल हमारे अतीत के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत को भविष्य को समझने के लिए जरूरी है। आज भी राष्ट्रीय एकीकरण के कुछ पहलू पूरी तरह से साकार नहीं हो पाए हैं। राज्य का दर्जा, आर्थिक विकास, स्वायत्तता और अन्य क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार उभरती रही हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र को इन मुद्दों से निपटना चाहिए। इस प्रकार भारत की राजनीतिक, लोकतांत्रिक और संघीय तरीके से समस्या का समाधान करने में कठिनाई का सामना करती रही है। महत्वपूर्ण घटनाओं पर 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन, 1963 में नागालैंड निर्माण, 1966 में पंजाब का निर्माण, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, फिर मेघालय, पहले मणिपुर फिर त्रिपुरा फिर मेघालय का निर्माण 1972 में, 19 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, जुलाई 1985 में पंजाब समझौता, 1987 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का निर्माण, पहले मिजोरम और फिर अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ 1987 में। 2016 में महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली मुख्यमंत्री बनी और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। महत्वपूर्ण शब्दावली में क्षेत्रीय आकांक्षाएं यह किसी विशिष्ट क्षेत्र की अधिक स्वायत्तता की इच्छा को संदर्भित करता है, जो अक्सर देश के किसी समूह से सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और या ऐतिहासिक मतभेद पर आधारित होती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप जिसमें राज्य की शक्ति राज्य के लोगों में निहित होती है। यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति देता है। आधिकारिक भाषा यह किसी देश की अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट भाषा है। इस भाषा का उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विलय का साधन यह प्रत्येक रियासत को भारत या पाकिस्तान के नवनिर्मित डोमिनियन में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक कानूनी साधन था। जनमत संग्रह वोट
वोट जिसके द्वारा पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लोग किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला द्वारा स्थापित इस एक राजनीतिक पार्टी ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन 7 बहनें। यह पूर्वोत्तर में 7 राज्यों के संबोधित करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। अखिल असम छात्र संघ आसू एक छात्र समूह जिसने 1979 में विदेशी विद्रोही आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय राजनीति एक नए बदलाव। इस अध्याय में पिछले 2 दशकों में भारतीय राजनीति परिप्रेक्ष्य में व्यापक विश्लेषण किया गया विविधता के बावजूद प्रमुख राजनीतिक घटनाओं और विवादों का उल्लेख किया गया है। अध्याय में स्वतंत्रता के बाद से भारत को आकार देने वाली महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों को समझने हेतु आवश्यक जानकारी और विचार भी साझा किए गए। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश के ऐसे कुछ बदलाव आए जिसमें हमारी भविष्य की राजनीति पर गहन प्रभाव डाला। इंदिरा गांधी की 1984 में उनके ही अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या कुछ दिनों के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के एक चुनाव में भारी विजय मिली। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में देश में मुख्य 5 ऐसी घटनाएं घटित हुई जिससे भारतीय राजनीति की दूरगामी परिणाम पैदा हुए। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में 5 प्रमुख घटनाक्रम। कांग्रेस प्रणाली का अंत। जिस पार्टी ने 1984 में लोकसभा में 145 सीटें जीती थी, इस चुनाव में महज 197 ही जीत सकी। 1991 में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस इस बार अपना आंकड़ा सुधारते हुए सत्ता में आई। बहरहाल 1989 में ही उस परिघटना की समाप्ति हुई जिसे राजनीतिक विज्ञानी अपनी साख शब्दावली में कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। यह बात तो प्रकट ही है कि कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में कायम रही। 1989 के बाद देश पर किसी अन्य पार्टी के बजाय उसका शासन ज़्यादा दिनों तक रहा। हालांकि 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का सूचक था। इसके महत्व के बावजूद कांग्रेस ने पार्टी प्रणाली के भीतर केंद्रीयता की गिरावट का अनुभव किया। मंडल मुकदमे का उदय 1990। दूसरा बड़ा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। इन सिफारिशों के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से देश में विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थन और विरोधियों के बीच विवाद में मंडल मुद्दा कहा जाता है, जिसे 1989 के बाद की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। नई आर्थिक नीति। तीसरा, विभिन्न सरकारों ने इस दौर में 3 आर्थिक नीतियां अपनाई जो बुनियादी तौर पर बदल गई थी बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम और नए आर्थिक सुधार के नाम से जाना गया है। इसकी शुरुआत राजीव गांधी की सरकार के समय हुई थी। 1990 तक बदलाव बड़े पैमाने पर प्रकट हुए। नई आर्थिक नीतियों के विभिन्न आंदोलन और संगठन की तरफ से भरपूर आलोचना हुई। बहरहाल इस अवधि की जितनी सरकारें बनी, सबने नई आर्थिक नीति पर कार्य जारी रखा। अयोध्या विवाद 1990। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर शताब्दी से चले आ रहे विविध एवं राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना आरंभ किया, जिससे अनेक राजनीतिक परिवर्तन को जन्म दिया। राम जन्मभूमि आंदोलन के केंद्रीय विषय बनने में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के विमर्श की दिशा बदल गई। इन परिवर्तनों की परिणति सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ
ने निर्णय लिया, जिसकी घोषणा 9 नवंबर 1990 के 9 संवैधानिक पीठ ने निर्णय लिया के उपरांत अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के रूप में हुई। 2019 में 9 नवंबर को घोषणा हुई राम मंदिर के निर्माण की। राजीव गांधी की हत्या 1991 मई 1991 राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। राजीव गांधी चुनाव अभियान के लिए तमिलनाडु दौरे में थे, तभी लिट्टे के जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने उनकी हत्या कर दी। 1990 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी विजयी पार्टी के रूप में उभर आई। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने नरसिंह राव को प्रधानमंत्री चुना। गठबंधन का युग 1989 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। 1989 के चुनाव में कांग्रेस प्रणाली के अंत को चिन्हित किया। राष्ट्रीय मोर्चों को यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन दिया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन भाजपा और वाम मोर्चे में शिरकत नहीं। कांग्रेस का पतन, कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उनका दबदबा खत्म हो गया। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। गठबंधन की राजनीति 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलन के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलन ने दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के उदय में योगदान दिया। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी नेतृत्व किया। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने इन पार्टियों में अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियों शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को समर्थन दिया, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस की सत्ता से बाहर करना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चे ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार ने कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चे दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1990 और 96 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। 1990 में चुनाव में एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला। इस तरह 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र सरकार में 11 सरकारें बनी, जो सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा पूरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीति का उदय, यह अनुसूचित जाति जनजाति से अलग एक वर्ग है, जिसे शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे, जिससे कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। ऐसे में गैर कांग्रेसी दलों के लिए एक जगह पैदा हुई। इन दलों ने इन तबके का समर्थन हासिल किया। जनता पार्टी के कई घटक मसलन भारतीय क्रांतिकारी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों में अन्य पिछड़ा वर्ग में शक्तिशाली जनाधार बना। केंद्रीय सरकार 1990 के बाद की अवधि में गठबंधन सरकारें शामिल हुई। दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन रहा। वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे। फिर नवंबर 1990 से जून 1991 में राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका समाजवादी जनता पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन रहा, जिसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे। फिर जून 1991 से मई 1996 में कांग्रेस ने
AIADMK तथा कुछ अन्य दलों के समर्थन में PV नरसिंह राव के समर्थन में प्रधानमंत्री रहे। 1990 मई 1996 से जून 1996 में भाजपा में अल्पमत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी आए और फिर HD देवगौड़ा जून 1996 से अप्रैल 1997 कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। अप्रैल 1997 से 1998 में कांग्रेस के समर्थन पर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे और मार्च 1990 से अक्टूबर 1999 अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक भाजपा की नीति में राजग गठबंधन बना रहा। मई 2004 से मई 2014 तक कांग्रेस नीति समग्र गठबंधन में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 से वर्तमान तक नरेंद्र मोदी भाजपा की राजनीति में राजग गठबंधन में प्रधानमंत्री हैं। भारत कई हिस्सों में राजनीतिक दल अन्य पिछड़ा वर्ग और राजनीति स्वतंत्र रूप से और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में विकसित होने लगी। मंडल आयोग दक्षिण में अगर बहुमत पहले से नहीं तो कम से कम 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल यह नीति उत्तर भारत में राज्यों में लागू रही। 1990 में केंद्र सरकार के पिछड़े वर्गों की जीवित स्थिति का आकलन करने और उनकी बेहतर बनाने के लिए एक आयोग की स्थापना ही आज़ादी के बाद से यह दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण अधिकारियों के रूप में इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। आमतौर पर इस आयोग को अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम से मंडल कमीशन कहा जाता है। इस निर्णय का देश के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे समावेशिता और विविधता को बढ़ावा मिला। इस आयोग ने इस बात की अपेक्षा की गई कि यह पिछड़ा वर्ग पिछड़ेपन के समाप्त करने के तरीकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग ने 1990 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। मंडल आयोग की सिफारिश पिछड़ी जातियों के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में कम मौजूदगी है। पिछड़ों ने इन समूहों के लिए शिक्षण संस्थानों सरकारी नौकरियों 27% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई समाधान सुझाए, जिससे भूमि सुधार भी एक था। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश केंद्र सरकार और उनके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने के संबंध में थी। सरकार के फैसले से उत्तर भारत में कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत ने जिन लोगों से अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का था। 1990 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक परिणाम 1980 के दशक में दलित जातियों ने राजनीतिक संगठनों का भी जन्म हुआ। 1978 में वाम से बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन हुआ। 1978 में इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक की राजनीतिक सत्ता का जबरदस्त समर्थन किया। इसी पर प्रवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिसके बाद ये समय में बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई कांसीराम ने की। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी तथा इसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दलित समुदायों का समर्थन प्राप्त था। आज़ाद भारत में यह पहला अवसर था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के आधार पर ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र इस अवधि में आया एक दूरगामी परिवर्तन। धार्मिक पहचान पर आधारित राजनीति का प्रत्यक्ष उदय रहा।
उदय रहा, जिससे धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में बहस को दिशा दी। जनता पार्टी के पतन बिखराव के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थन ने 1990 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। आरंभ में भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। भाजपा ने जनसंघ की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा राजनीतिक पटल अपनाया। भाजपा ने राजनीतिक लामबंदी के लिए हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया। हिंदुत्व को विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रीय राजनीति के आधार के रूप में लोकप्रिय किया। इसका मूल आशय यह था कि एक भारतीय होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत भूमि, अपनी पितृभूमि और साथ ही पुण्य भूमि भी स्वीकार करे। हिंदुत्व के विश्वासियों का तर्क है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण एक संगठित राष्ट्रीय संस्कृति के आधार पर संभव है। वे यह भी मानते थे कि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व एक आधार प्रदान कर सकता है। साहिबानो मामला 1985 इस प्रकरण ने 62 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने साहिबानों के पक्ष में निर्णय दिया। पुरातनपंथी मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक से जुड़े अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार के इस कार्य को अल्पसंख्यक समुदाय को दी गई आवश्यक छूट और उसका तुष्टीकरण बताकर आलोचना की। अयोध्या विवाद 1986 में फैजाबाद अयोध्या जिला न्यायालय में एक निर्णय ने 3 गुम्बद ढांचे की स्थिति में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे ढांचे का ताला खोल दिया गया और लोगों को वहां पूजा की अनुमति दी गई। इस फैसले ने हिंदुओं को उस स्थान पर प्रार्थना का अधिकार दिया जिसे मंदिर मानते थे। बाबरी मस्जिद अयोध्या में 16वीं सदी की मस्जिद थी और इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बांकी ने बनवाया था। हिंदुओं का मानना था कि इसे भगवान राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया, जिससे उनका जन्म स्थान माना जाता था। 1940 के दशक के अंत में चल रही कानूनी कार्रवाई के कारण मस्जिदें बंद रहीं। जब बाबरी मस्जिद को आखिरकार खोला गया तो इससे विवाद के दोनों पक्षों में लामबंदी के प्रयासों को गति दी। भाजपा ने इस मुद्दे को अपना प्रमुख चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया, जिससे गुजरात से सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा नामक विशाल मार्च निकाला। विध्वंस और उसके बाद दिसंबर 1992 मंदिर निर्माण का समर्थन करने वाले संगठनों ने राम मंदिर के लिए भक्तों द्वारा स्वैच्छिक सेवा का आयोजन किया। 6 जून 1992 को हजारों लोगों ने अयोध्या में एकत्र हुए और मस्जिद को ध्वस्त किया। इससे देश भर में हिंदू मुस्लिम संघर्ष शुरू हो गया। अंततः 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 5-0 के निर्णय से परिणाम स्वरूप अयोध्या विवाद का समाधान हो गया। एक नई सहमति का उदय। 1989 के बाद की अवधि में कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा की अभ्युदय की अवधि कहा जाता है। 90 के दशक के दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच विभाजित थी। लोकसभा चुनाव 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरे जोन के साथ गठबंधन शामिल हुई। राजग की हार हुई और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। संप्रग को वाम मोर्चा से समर्थन दिया। 2004 के चुनाव में यह एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान भी था। 1991 के बाद इस बार पार्टी की सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग और संप्रग को मिले कुल सीटों का अंतर बड़ा कम था। इस
तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई। 1990 के बाद राजनीति में चार पार्टी समूहों को उजागर किया। कांग्रेस सहयोगी भाजपा सहयोगी वाम मोर्चे गैर गठबंधन दल। भारतीय आम असहमति 17वीं लोकसभा चुनाव प्रमुख दलों की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 303, इंडियन कांग्रेस 52 सीटें, भूपेंद्र कम एमडीएम के 24, शिवसेना 18 और जनता दल यूनाइटेड 16, बीजू जनता दल जेडीयू, बीजू जनता दल जदयू, जनता दल यूनाइटेड, बहुजन भाजपा 12, अन्य पार्टियों ने 160। 1990 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति थी। कई मुकदमे और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही थी। इसके परिणाम स्वरूप निम्न बातें थी। कई आर्थिक नीति पर समझौते, कई समूह आर्थिक नीति के खिलाफ थे, लेकिन ज़्यादातर राजनीतिक दल इन नीतियों के पक्ष में थे। अधिकतर दलों का मानना था कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व के आर्थिक शक्ति बनेगा। पिछड़े वर्गों ने राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़े जातियों सामाजिक राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज भी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार की पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि ओबीसी को सत्ता में समुचित भागीदारी मिले। देश के शासन में राज्य स्तरीय दलों की भूमिका को स्वीकार करना। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकार। प्रांतीय दलों और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। वैचारिक स्थिति और वैचारिक सहमति के बिना राजनीतिक गठबंधन के बजाय व्यवहारिक विचारों का जोर है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बात पर जोर दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांश दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं थे। फिर भी उनके साथ गठबंधन पर सरकार बनाने हेतु सहमति प्रदान की। निष्कर्ष रूप में कहें कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो देश की राजनीतिक विचारधारा को एक नई दिशा देने वाले रहे। इस अवधि में राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा, जिससे गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। 1990 में आर्थिक सुधारों के बाद देश में वैश्वीकरण निजीकरण की प्रक्रिया ने राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित किया। इसके साथ ही संवैधानिक और सांस्कृतिक पहचान पर चर्चा तेज हुई तथा धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा में परिवर्तन आया। दलित पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज हुआ, जिससे समाज में नई राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। भाजपा के नेतृत्व में हिंदूवादी राजनीति का उदय हुआ। 1990 के दशक में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाओं ने समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इस प्रकार 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के लेकर अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वामसेप यह पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी महासंघ को संदर्भित करता है, जिसका गठन 1978 में दलितों के राजनीतिक संगठन के उदय को चिन्हित करने के लिए किया गया था। कार सेवा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों द्वारा स्वैच्छिक सेवा मंडल आयोग है। यह आयोग 1978 में समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वैश्विक और सामाजिक पिछड़ापन की सीमा की जांच करने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान करने के विभिन्न तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया गया था। ओबीसी यह अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़ा वर्गों को दर्शाता है जो शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित है।
विश्व इतिहास, इस विश्व इतिहास को हम प्रीलिम्स के बाद मई या जून 2026 में पढ़ेंगे। ओके।